साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं और फोटोसिंथेसिस के अंदर अपन ने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में थोड़ा एक बेसिक अंतर देखा। अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आज वाली वीडियो में पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन और फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डार्क रिएक्शन। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि लाइट रिएक्शन के बारे में थोड़ी बड़ी बातें होंगी, ज़्यादा बातें होंगी, पर एक ही वीडियो में निपटाऊंगा जिससे कंटिन्यूटी में आपको लाइट रिएक्शन हमेशा के लिए याद हो जाए। वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और उसके बाद में नोट कर लेना। साथ साथ लिखना चाहो तो साथ साथ लिख लेना, पर उसको ध्यान से दिमाग लगा के सुनना। आज ही के दिन, आज ही के इस वीडियो में अगले जितने भी मिनट का बनेगा उसमें आपके प्रकाशीय अभिक्रिया याद हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है, उसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। वो ये अपन अभी पढ़ रहे हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है आपको पता ही है। लाइट रिएक्शन होती है प्लांट के, सेल के, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में। ग्रेना क्या होता है ये अपने पिछले वीडियो में जान लिया था। ग्रेना पार्ट में इसलिए होती है क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर वर्णक प्रेजेंट है जो लाइट गिरने से क्या हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। सिंपल सी अपन ने एक प्रक्रिया पहले भी पढ़ ली, आपको मैं थोड़ा सा रिपीट करवा दूं। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये मान लो लीफ है प्लांट की, और प्लांट की लीफ है, ये सेल है। इसको अलग से लेते हैं। मान लो ये सेल है और इस सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मान लो ये इस प्रकार से ये ग्रेना पार्ट है। क्या होगा आपको खुद को पता ही है। लाइट, सनलाइट, किरणें गिरेंगी इस पे, किस पे, क्लोरोप्लास्ट पे। पहला काम तो ये होगा। गिरने से इस जो ग्रेना के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल है, या मान लो क्लोरोफिल भी क्या बोले, सारे वर्णक ही मान लो, एक बार समझ लो क्लोरोफिल, या और वर्णक भी है साथ में। तो जैसे ही सनलाइट इस आपके क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट के क्लोरोफिल पर गिरती है, ये अब तक नॉर्मल अवस्था में थे, ये क्या हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, उत्तेजित अवस्था में हो जाएंगे। पहला स्टेप दिखाऊंगा अभी इनको। जैसे ये उत्तेजित अवस्था में होते हैं, इनका काम है सबसे पहले अपनी उत्तेजना कहाँ निकालना, H2O को फोटोलाइसिस करना। तो H2O का जैसे ही फोटोलाइसिस करेंगे क्या मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, निकलेगा, तो ऑक्सीजन बन गई। 2 नंबर पर क्या मिलेंगे, H आयन मिलेंगे, H+, और क्या मिलेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। तो ये मिला और ये निकल गए। तीसरे नंबर पर क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे से आगे गति करेंगे, आगे से आगे मूवमेंट करेंगे, तो क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी फॉर्मेशन। और जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट के अंदर किसका निर्माण हो जाएगा, NADPH2 का फॉर्मेशन। बस इतनी ही बातें पढ़नी है। पहले स्टेप के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्थित क्लोरोफिल का उत्तेजित होना, पिगमेंट्स का उत्तेजित होना, 1 नंबर बात। 2 नंबर H2O का क्या है, फोटोलाइसिस होना और ऑक्सीजन का निर्माण होना, 2 नंबर बात। 3 नंबर बात एटीपी का फॉर्मेशन होना, एटीपी का निर्माण होना, और 4 नंबर बात है NADPH2 का फॉर्मेशन होना। इन्हीं 4 पॉइंटों के इर्द गिर्द अपने समाचार चलेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट को लेते हैं। देखो लाइट रिएक्शन को आप पहले ही बताया था मैंने, क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। प्रकाश रसायन अभिक्रिया भी बोलते हैं। और हिल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा था इसको, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हिल रिएक्शन भी बोलेंगे। डार्क जो रिएक्शन है उसको ब्लैकमैन ने खोजा था, इसलिए उसको ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं। यहां पर फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसको हिल रिएक्शन बोलते हैं। ये जो लाइट रिएक्शन है, ये आपके जो लाइट रिएक्शन है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में होगी, ठीक है।
क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट थे, ग्रेना और आपके स्ट्रोमा। मैंने ट्रिक से बताया था आपको, एलजी याद रखोगे, लाइट रिएक्शन ग्रेना में एलजी के फ्रीज आते हैं, कूलर आते हैं, इस प्रकार से जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं मतलब एलजी के, तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन आपके स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, ये वाली बात होगी क्लोरोप्लास्ट। अब एक एक स्टेप्स पढ़ते हैं अपन। सबसे पहला स्टेप उस वाले जो रफ है उसको देखते जाओ। पहला स्टेप क्या होगा, 1 नंबर, लाइट का अवशोषण तथा क्लोरोफिल का उत्तेजित होना। कैसे बोल सकते हैं, लाइट फोटोन के रूप में किस पर गिरती है, प्लांट के क्लोरोफिल। अकेला क्लोरोफिल इसलिए बोल रहा हूं, अभी आ जाएगा क्यों बोला जा रहा है केवल इसी का नाम। जैसे ही गिरती है तो ये क्लोरोफिल अभी क्या है, नॉर्मल स्टेज में है, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्लोरोफिल उत्तेजित अवस्था। पहला स्टेप क्लियर। 2 नंबर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जल का प्रकाशिक अपघटन तथा ऑक्सीजन का निकास, ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हो। तो क्या करेगा ये, क्लोरोफिल द्वारा जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है ना, अवशोषित ऊर्जा, उसका उपयोग होगा, का यूज किया जाएगा कहां, वाटर के फोटोलाइसिस में। जल के प्रकाशिक अपघटन में किस प्रकार से, जैसे 2 जल के अणुओं से शुरुआत करते हैं, ये 2 मान सकते हो, 1 मान सकते हो, रिएक्शन समझ में आनी चाहिए, 2-1 का मतलब नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस रिएक्शन के होने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। मैग्नीज है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, ये दे रखी है आपके राजस्थान बोर्ड में लाइन सीधी सीधी। तो जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन होगा, किसके कारण से, क्लोरोफिल उत्तेजित अवस्था वाला करेगा इसको, और इसके करने से क्या बनेगा, 4H + 4E + ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन बनी ना, प्लांट के रेस्पिरेशन में काम आ जाएगी। रेस्पिरेशन में प्लांट क्या करेगा, यूज करेगा कुछ तो, और शेष वातावरण में एग्जिट, शेष वातावरण में भेज दी जाएगी और ये काम में ले लेगा। तो ऑक्सीजन तो यहां निर्माण हो गया। तो पहला प्रश्न तो ये याद रख लेना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण आपसे किससे होता है, जल के अणुओं से होता है। 2 चीज बनी यहां पर, H+ और 4E। एक बात, विशेष बात बता दूं, ये जो H+ है ना, ये H+ सीधा का सीधा कब काम आएगा, जब यहां पर NADP के साथ में H2 जुड़कर NADPH2 बढ़ेगा, तब काम आएगा ये। इतने देर तक इसको पढ़ा रहने दो, अभी किसको काम में लेंगे अपन, 4E को काम में लेंगे। पर ये रिएक्शन इस प्रकार की हो गई, ये 2 स्टेप हो गए, लाइट का अवशोषण हुआ और उसके बाद में क्लोरोफिल का उत्तेजित, एक तो पहला स्टेप है, दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का निर्माण होना कब, जब आपके जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। इतना काम आपके 2 स्टेप हो गए छोटे छोटे ये। इसके बाद में 3 नंबर पे क्या पढ़ेंगे अपन, अभी बताया था आपको 3 नंबर स्टेप क्या, एटीपी सिंथेसिस। और एटीपी सिंथेसिस को क्या बोल सकते हैं अपन, फोटो फोस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटो का मतलब लाइट है, यहां पर फोस्फोराइलेशन एटीपी के फॉर्मेशन को बोला जाता है। तो यहां पर फोटो फोस्फोराइलेशन की प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया की खोज जो है वो आपके डेनियल आर्नन ने की थी। ये नाम पहले भी आया था एक बार,
जब मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट बताए थे तब, डेनियल आर्नन ने की थी। ठीक है जी, क्या बताया कि लाइट एनर्जी से जो उत्तेजित क्लोरोफिल है, मैं यहां पर एक ही वर्णक का क्यों नाम ले रहा हूं बार बार, मैं वर्णक सारे काम आएंगे, पर ये उत्तेजित क्लोरोफिल क्यों आ रहा है अभी जस्ट आपके समझ में आएगा। लाइट एनर्जी से तो उत्तेजित क्लोरोफिल है ना, वो विभिन्न इलेक्ट्रॉन्स का या इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसा मान लो, यूज करते हुए विभिन्न पाथ से, इसको मैं फ्लो चार्ट से बताऊंगा आपको, गुजरते हुए एटीपी का सिंथेसिस, लाइट एनर्जी से उत्तेजित क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उत्तेजित हुआ तो यहां पर बीच में और लिख सकते हो आप, से क्या हुआ, फोटोलाइसिस, किसका निर्माण हुआ, इलेक्ट्रॉन का निर्माण, ऐसा लिख लो चाहे तो, इलेक्ट्रॉन का निर्माण। इन इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न पाथ से गुजरते हुए, ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न पाथ से गुजरते हुए एटीपी का सिंथेसिस करेंगे या एटीपी का निर्माण करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। इसे ही क्या बोलेंगे, इसे ही अपनी लैंग्वेज में लिखना है, इसको फोटो फोस्फोराइलेशन कहते हैं। पहला स्टेप क्या, जैसे लाइट गिरती है क्लोरोफिल उत्तेजित होते हैं, क्लोरोफिल उत्तेजित होकर दूसरे स्टेप का मतलब कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। 3 नंबर पर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ साथ अभी इलेक्ट्रॉन भी आए थे, वो इलेक्ट्रॉन विभिन्न पथों से गुजरते हुए किसका निर्माण करेंगे, वो निर्माण करेंगे आपके एटीपी का। और एटीपी का निर्माण करने के बाद चौथा स्टेप कौन सा था, चौथा स्टेप है आपके NADPH2 या का निर्माण बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं NADP का अपचयन, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 या रिडक्शन ऑफ NADP। ये आपके स्टेप हो जाएगा 4 नंबर का। इसके अंदर क्या होगा देखो, ऐसा बोल सकते हैं अपन, फोटोलाइसिस, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, फोटोलाइसिस से निकले H+ आयन क्या करेंगे, NADP को अपचयित करके NADPH2 का निर्माण करते हैं। कहां होगा ये, थाइलेकोइड जो है, थाइलेकोइड की स्ट्रोमा सतह की ओर निर्माण। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये मान लो थाइलेकोइड है, ग्रेना बनाया, इसकी जो ये वाली लेयर है ना जो स्ट्रोमा की तरफ है, ये सारा क्या है, स्ट्रोमा है, इसकी तरफ क्या होगा, इसका निर्माण होगा, NADP का अपचयन होगा या NADPH2 का निर्माण। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, फोटोलाइसिस से निकले H+ आयन, प्लस इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन आगे से आगे, प्लस इलेक्ट्रॉन्स के आगे चलने से बना अंतिम उत्पाद, अभी बता देंगे ये क्या करेंगे, अपचयित करके NADPH2 का निर्माण करते हैं। यहां कर देना, फोटोलाइसिस से निकले H+ आयन NADPH2 को अपचयित करके NADPH2 का निर्माण करते हैं, प्लस इसमें काम और क्या चीज आती है, इलेक्ट्रॉन्स के आगे चलने से बना अंतिम उत्पाद। ये 2 चीजें काम आएंगी। अब अंतिम उत्पाद कैसे काम आया और यहां पर NADP का अपचयन कैसे हुआ उसको अपन जानेंगे, पर प्रोसेस ये 4 ही है, प्रोसेस ये 4 ही है। लाइट रिएक्शन के अंदर 4 ही काम होंगे,
पहला काम क्या होगा? पहला काम ये होगा कि आपके क्लोरोफिल है वो उत्तेजित होगा, लाइट गिरेगी तब। दूसरे नंबर पर वो क्लोरोफिल उत्तेजित होकर क्या करेगा? जल का प्रकाशीय अपघटन करेगा जिससे ऑक्सीजन मिलेगी। 3 नंबर पर एटीपी का निर्माण होगा और 4 नंबर पर क्या होगा? आपके NADPH2 का निर्माण होगा। इतना काम होगा। अब आगे देखो, एक स्टार डाल के बीच में बात लिख लो, क्या 5 नंबर पॉइंट डाल दो, चलो कोई नहीं। एक डालोगे रेड ड्रॉप इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन व उसके साथियों ने एक प्रभाव बताया जिसको रेड ड्रॉप या इमर्सन प्रभाव कहा गया। क्या था उस प्रभाव के अंदर वो समझो आप। पहले बात तो ये दिया किसने? इमर्सन तथा उसके, बहुत सरल है, 1957 में इमर्सन प्रभाव दिया, रेड ड्रॉप प्रभाव दिया। एक चीज अपन पहले पढ़ चुके थे, आपको याद है तो, एक शब्द आया था क्वांटम यील्ड, क्वांटम प्राप्ति। तो ऐसा बोल सकते हैं एक क्वांटालाइट के, एक क्वांटालाइट जो है उसका अवशोषण किया जाता है कि एब्जॉर्प्शन पर जितने O2 विमुक्त या निर्मुक्त होते हैं उन्हें क्वांटम यील्ड कहते हैं। ठीक है, अगली बात क्या याद रखनी है? ये आपको पता ही था कि एक CO2 को अपचयित करने या एक O2 को विमुक्त करने में 8 क्वांटा, ये मैंने बताया था पहले, लाइट की आवश्यकता होती है। एक CO2 को अपचयित करने के लिए 8 क्वांटा लाइट की आवश्यकता होती है। ये बात अपन ने पहले आ गई। इसके साथ साथ में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और साथ में याद रख लेना। इस प्रकार अपन कह सकते हैं, इस बात के आधार पर, इस प्रकार क्या हो गया? क्वांटम यील्ड कितना हो गया? वो हो गया 1/8 या ऐसा बोल सकते हैं 12%। 100 नंबर का पेपर था और आपके 12 नंबर आए, या 100 नंबर के पेपर में एग्जामिनर ने ऐसा बताया कि 8वां हिस्सा आपका नंबर आया है, 8वें हिस्से में आपके नंबर है, तो इसका मतलब अपन बोलेंगे कि 12 पॉइंट कुछ आपके नंबर होंगे। या ऐसा बोलेंगे कि 100 नंबर का पेपर था और आपका चौथे हिस्से के नंबर आए हैं, चौथे हिस्से का नंबर आपके 25 नंबर आए हैं, तो ऐसा मान लो कि यहाँ पर 8वां जो भाग लिया जा रहा है, इसका मतलब 12% क्या है? क्वांटम यील्ड। तो कितने फोटोन, कितने क्वांटा लाइट की आवश्यकता होती है? याद रखना 8। और क्वांटम यील्ड का मान कितना होता है? प्राप्ति का मान कितना है? 12% ये इसके प्राप्ति का मान है। ये बात हो गई, ये प्राप्ति हो गई। ठीक है, अब देखो जो इमर्सन वो उसके साथियों ने क्या देखा कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्लांट के क्लोरोप्लास्ट पे गिरती हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जो यील्ड है वो एक ही प्रकार की लाइट से, हर प्रकार की लाइट से समान प्रकार की मात्रा प्राप्त हो। उसने देखा कि अगर कोई तरंग दैर्ध्य मिलती है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, किसी प्रकार की तरंग दैर्ध्य मिलती है तो इसकी मात्रा घट जाती है। ऐसे उसने ऐसा अनुभव किया और फिर उसने इसको प्रयोग में डाला कि हर बार यही हो, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो आपके कि हर बार आपके परीक्षा में 100 में से चौथा ही नंबर ही आए, मतलब 100 में से 25 नंबर ही आए, ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार पेपर सरल हो गया तो देखा गया कि आपके नंबर ज्यादा आ गए, या मान लो कोई एग्जामिनर नहीं कमरे में तो आपके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, या आपने पढ़ाई करी तो नंबर ज्यादा आ गए। मतलब अलग अलग फैक्टर उसको आपको प्रभावित करते हैं कि आपके परसेंटेज कितने आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसका सिलेक्शन हुआ उसमें कहीं ना कहीं फैक्टर, कई अंतर थे, उसने कुछ वो काम किए जो आपने नहीं किए इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसने वो काम किए जो आपके अलावा थे, एक्स्ट्रा थे, इसलिए उसका नंबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12% की दर है ना, ये जो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो जो इमर्सन व साथियों ने क्या बताया कि विभिन्न वेवलेंथ में
फोटोसिंथेसिस की अलग अलग दर होती है। ये इसने अलग अलग वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस को चेक किया। कैसे किया? जैसे मान लो पहले क्या किया, 600, जब ऐसा लिख सकते हैं इसको, जब 600 nm से अधिक, इस चिन्ह का मतलब अधिक, अब 680 nm से अधिक की लाइट दी जाती है, वो रेड लाइट में आती है। रेड लाइट दी जाती है एक ही वर्णक के अंतर्गत दी जाती है, मतलब मोनोक्रोमिक, एक वर्णी लाइट दी जाती है। तो फोटोसिंथेसिस रेट कम होती है, फोटोसिंथेसिस की दर कम होती है। ठीक है जी। दूसरा देखा गया, जब 680 nm से कम की लाइट दी जाए, कम की मोनोक्रोमिक लाइट दी जाए, तो भी क्या है, फोटोसिंथेसिस की रेट है वो कम होती है। परंतु अब इसको मानो, मैं मानूं ए, इसको माना जाए ए, इसको माना जाए बी, है ना। यहां मान लो ये ए काम हुआ और ये बी काम हुआ। फिर सी क्या हुआ कि 680 nm से अधिक प्लस 680 nm से कम, दोनों की लाइटों को साथ दिया गया, तो देखा गया कि फोटोसिंथेसिस रेट है वो अधिक होती है। इसे ही इमर्सन एनहांसमेंट कहा गया। छोटे से अगर एक डायग्राम से इसको आप समझ जाओ अगर, तो मैं इसको ऐसे बताऊं, जैसे मान लो ये फोटोसिंथेसिस, ये ए, ये वाला कौन सा, ये वाला, जब 680 nm से अधिक की लाइट दी गई, देखा गया फोटोसिंथेसिस ये था। ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि 680 nm से कम की लाइट दी गई, तो देखा गया फोटोसिंथेसिस ये था। तीसरे नंबर इसको बी बोला गया। तीसरे नंबर पर देखा गया कि 680 nm अधिक प्लस 680 nm कम, दोनों को साथ में दी गई, तो देखो क्या बढ़ती है, ये इतनी तो थी, उसके बाद में ये वाला इतना, और ठीक है, और भी ज्यादा बढ़ती है, इतनी फोटोसिंथेसिस की रेट हो जाती है। ये तो क्या था, ए प्लस बी था ही, ये है वो आपके इमर्सन एनहांसमेंट कहलाता है। ठीक है। अब इसके अंदर देखा गया कि जब 600 nm की रेड लाइट अधिक दी गई, तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम होती है ना, इसलिए इस स्टेप को बोलते हैं रेड ड्रॉप, लाल पतन या इमर्सन प्रभाव इसको बोला जाता है। ये आप अलग अलग लाइट का भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो ये रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट हो गया। अब आप क्या समझे इमर्सन वाले इफेक्ट से? ये समझे कि फोटो सिस्टम की प्रक्रिया के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक ऐसा सिस्टम होता है जो अधिक एनएम की लाइट को, अधिक तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तब जाकर काम करता है। और एक ऐसा सिस्टम होता है जो कम तरंग दैर्ध्य वाली लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। मतलब दो प्रकार के सिस्टम जब साथ मिल जाएंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रेट अधिक होगी। अगर केवल 680 nm से अधिक की दी जाए तो फोटोसिंथेसिस रेट कम आती है, और 680 से कम की दी जाए तो भी फोटोसिंथेसिस रेट क्या आती है, कम आती है। लेकिन दोनों को साथ दिया जाए तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? कंक्लूजन इस प्रकार का निकलता है कि
कि प्रोसेस के लिए दो प्रकार के लाइट सिस्टम होते हैं जो अलग अलग वेवलेंथ पर कार्य करते हैं इन्हें फोटो सिस्टम फर्स्ट तथा फोटो सिस्टम सेकंड कह सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा होगा जो अधिक तरंग दैर्ध्य पर काम करेगा, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट बोल दिया उसको, और जो कम तरंग दैर्ध्य पर काम करेगा वो फोटो सिस्टम सेकंड कहला दिया। इस प्रकार का हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा अंतर समझो आप, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में क्या डिफरेंस होता है, एक एक चीज को समझते जाना। देखो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट का मतलब क्या हुआ कि जब जो लाइट गिरेगी ना, क्लोरोफिल 660 तरंग दैर्ध्य की लाइट, 670, 680, 690, 700 व कैरोटीनॉइड, ये उत्तेजित होंगे। पीएस फर्स्ट का मतलब P700 भी बोल सकते हैं इसको, और पीएस सेकंड का मतलब है P680 एनएम की लाइट, और यहां पर ये इस प्रकार की लाइट मैंने ये दे रखी है। पर ये इससे क्या होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर इन प्रकार की जो तरंग दैर्ध्य की लाइट गिरेगी तो सारे के सारे क्लोरोफिल प्लस साथ में कैरोटीनॉइड क्या हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, सिस्टम हो जाएंगे, और सभी वर्णक विभिन्न तरंग दैर्ध्य की लाइट का एब्जॉर्प्शन करके क्लोरोफिल ए 700 या इसको P700 बोल सकते हैं को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये क्या है, अभिक्रिया केंद्र। ठीक है, ये वाली बात। इसी प्रकार से पी सेकंड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जब 650 एनएम, 660, 670, 680 बी कैरोटीनॉइड्स, प्लास्टोक्विनोन आपके साइटो क्रोम बी व साइटोक्रोम एफ, ये सारे कब उत्तेजित होंगे, फोटो सिस्टम सेकंड में। और ये क्या करेंगे, ये वाली बात सारी की सारी लिख लेना, P680 को स्थानांतरित कर देते हैं। एक शब्द यहां याद रखना कि ये जो पाथ है पीएस फर्स्ट है वो आपके साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों फॉस्फोराइलेशन में भाग लेता है। इसके लिखोगे केवल नॉन साइक्लिक पाथ में भाग। ठीक है, इस प्रकार से बात हो गई। इतनी बातें याद रखनी है आपको पीएस फर्स्ट में और पीएस सेकंड के अंदर। अब यहां पर देखो एक शब्द आ रहा है अभिक्रिया केंद्रक। इसके लिए थोड़ी सी बात समझो। देखो यहां मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर लेना इसको। एक चीज समझ लो, एक चित्र समझ लो आप। देखो ये बहुत सारे पिगमेंट है ऐसे,
ऐसे मान लो, कौन से, ये वाले 660, 600 क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये जो अलग अलग प्रकार के हैं, ये वर्णक हैं, सहायक वर्णक, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, जो आपके जो भी सारे के सारे वर्णक हैं वो यहां पर है ना, ये सहायक वर्णक, ठीक है। और ये जो मैन है ना यहाँ पर, इन सब के अंदर ये जैसे मान लो इस प्रकार से है, वर्णक है, एकत्रित हैं आपके ग्रेना के अंदर, और यहां पर एक ये जो है ना, एक ये ऐसा समझ लो, ये है आपके रिएक्शन सेंटर, ये सारे क्या है, पिगमेंट्स। अभिक्रिया केंद्रक, अभिक्रिया केंद्रक का मतलब या तो P700 होगा ये, अगर मैं इस सिस्टम की बात करूंगा तो, इस सिस्टम की बात करूंगा तो ये क्या होगा, ये P680 होगा, ये क्लोरोफिल होगा ये केवल। तो सभी जो वर्णक है ना, ये सारे के सारे, जब प्रकाश आएगा, लाइट आएगी, तो सारे अपने अपने स्तर के ऊपर लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, लेकिन कर करा के सारा एब्जॉर्प्शन दे किसको देंगे, क्लोरोफिल को। इसीलिए अपन ने वहां पर लिखा था क्लोरोफिल उत्तेजित हो जाता है। हालांकि होते क्या है, ये सारे उत्तेजित होते हैं पहले, कि कोई सा वर्णक है वो 680 पे उत्तेजित हुआ, कोई सा फिर आपके 670 पे उत्तेजित हुआ, कोई सा 700 पे हुआ, कोई सा 660 पे हुआ, कोई सा 690 पे हुआ। तो अलग अलग प्रकार की तरंग दैर्ध्य की लाइट जब इन सभी वर्णकों को उत्तेजित कर देती है ना, तो सारे वर्णक उत्तेजित होकर अपनी एनर्जी किसको दे देते हैं, क्लोरोफिल को दे देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर क्या है, रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर है, वहां से फिर क्या होगा, ये यहां से एक आपकी रिएक्शन शुरू होगी, और यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है उनका पाथ आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, पाथ आगे बढ़ेगा। और यहां पर सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन निकले ना इससे, तो कौन ग्रहण करेगा उनको, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। उसके बाद में इन इलेक्ट्रॉनों से आगे उनको द्वितीयक इलेक्ट्रॉन ग्राही, फिर आपके तृतीयक इलेक्ट्रॉन ग्राही, ऐसे इलेक्ट्रॉन ग्राही आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, और प्रकाशीय अपघटन की क्रिया, प्रकाश जो अभिक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब अपन जो ये इतना सारे समाचार पढ़े ना, उनको एक चार्ट से समझते हैं, सारी की सारी बातें आपको इस चार्ट के अंदर कंप्लीटली समझ में आ जाएंगी। इस चार्ट को समझो आप। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड जब अपन ने पढ़ा, तो दो शब्द अपन ने काम में लिए थे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ये जो पूरा जो लाइट रिएक्शन वाला सिस्टम है, प्रकाशिक अभिक्रिया है, वो दो पथ के अंदर मुख्यतः चलती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इसमें आप सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अचक्रीय फोस्फोराइलेशन। बात वही है, बस थोड़ा सा समझो आप इसको। देखो एक ट्रिक याद करो, देखो पानी पीवो क्यों चाय पीना चाहते हो, फेस फेड हो जाएगा। काम के शब्द कौन से हैं इसमें, पानी पीवो क्यों चाय पीना चाहते, फेस और फेड, ठीक है। ये इतने शब्द याद रखने हैं। अब समझो, देखो आप अचक्रीय फोस्फोराइलेशन पढ़ा रहा हूं आपको। सबसे पहले क्या, ये
PS सेकेंड मतलब P680 वाली लाइट, 680 nm की लाइट, ऐसा बोल सकते हैं, लाइट गिरी। वर्णकों पे ये यहां पर क्या था, ये बहुत सारे वर्णक हैं, अभी चित्र बनाया था उससे समझो आप, ये बहुत सारे वर्णक हैं और यहां पर ये क्लोरोफिल है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, रिएक्शन सेंटर। जैसे लाइट गिरी सारे वर्णक उत्तेजित हुए, क्लोरोफिल उत्तेजित हो गया, होते ही क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था, उत्तेजित होने के बाद का क्या स्टेप था आपको पता ही है, जल के अणु का क्या करेंगे, ये फोटोलाइसिस, प्रकाशीय अपघटन। क्या मिलेंगे यहां से, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, आपको पता ही है। ये जो इलेक्ट्रॉन है आगे से आगे पाथ में चलेंगे, ATP का निर्माण होगा, NADPH2 का निर्माण होगा, ठीक है, ये बात। इनको अपन बाद में काम में लेंगे, 2H को सबसे लास्ट में काम में लेंगे, इनको अभी छोड़ दो, ये तो कुछ प्लांट अपने रेस्पिरेशन में काम में ले लेगा ऑक्सीजन, और कुछ वातावरण में चली जाएगी। ऑक्सीजन का काम हो गया, इलेक्ट्रॉन को अभी काम में ले रहे हैं, H का काम बाद में होगा, अभी आप इसको भूल जाओ, ठीक है। अब देखो, पानी पी लिया, पानी आया ना सबसे पहले, पानी के बाद में क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं अभी यहां से, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या, PO मतलब थियोफाइटिन को उत्तेजित करते हैं। एक कंपाउंड है, जैसे ये क्लोरोफिल वाले अणु हैं, से इलेक्ट्रॉन मिले, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, थियोफाइटिन नामक कंपाउंड को उत्तेजित करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब ये अभी नॉर्मल अवस्था में था, इस इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, पानी पियो, क्यों, प्लास्टोक्विनोन, थियोफाइटिन नाम लिख लेना आप, 2 नंबर पर प्लास्टोक्विनोन को उत्तेजित किया जाएगा, इसके द्वारा आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हुए ये 2 इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे आगे। ये प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6 को और साइटोक्रोम F को, ठीक है, इस दौरान यहां पर क्या बन जाएंगे, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP का निर्माण कर देंगे। ये तीसरा स्टेप हो गया ना अपना। पहला स्टेप ये था कि लाइट गिरती है, यहां पर 1 नंबर का था, 2 नंबर पे ये हो रहा है, ये वाला काम हो रहा है, 3 नंबर पे ये काम हो गया, ATP का निर्माण हो गया। तो पानी पीवो, क्यों, चाय, साई मतलब चाय, CY नाम आ रहा है ना, इसे याद कर लेना। यहां पर ATP बढ़ गया, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F2 याद रखना। ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेगा किसको, PC प्लास्टोसाइनिन। चाय पीना चाहते हो, पीना चाह, पी का मतलब पीना, सी का मतलब चाह, पानी पियो, क्यों, चाय पीना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन आगे से आगे ट्रांसफर होते जाएंगे, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, ATP का निर्माण हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, PC है ना, ये वाला PC, ये अब सेम ऐसी स्थिति है जो आपके P दूसरा वाला, ये वर्णक है। बात करूं PS फर्स्ट की, मतलब P 700 की, ये क्या है, यहां पर रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। ये वाला PS फर्स्ट और ये वाला PS सेकंड। फर्स्ट 700 है मतलब बड़ा है, तो पहले नंबर पे 700 याद रख लेना, ये वाला मतलब पहले शुरुआत छोटे वाले से होती है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ये 700 वाला उत्तेजित हो गया, ये ट्रिक आपकी साइड में अभी याद ही हो गई हो आपके, या इधर लिख दूं, पानी पीवो, क्यों चाय पीना चाहते हो, फेस फेड हो जाएगा, इससे उत्तेजित हो गया ये वाला P700, ठीक है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं आगे, ये क्या किसको देगा,
ये देगा FeS, फेरस सल्फेट, फेस। ठीक है, फेरस सल्फेट है वो अपने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे से आगे उत्तेजित होते जाएंगे, ये आगे ट्रांसफर कर दिया किसको, फेरेडोक्सिन, FeD, क्या, फेरेडोक्सिन के पास चला गया। तो फेरस सल्फेट से कहां, फेरेडोक्सिन। ठीक है, अब ये जो फेरेडोक्सिन है ना, इससे जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको उत्तेजित करेंगे, ये आपके NADP को NADPH2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये चौथी चीज बन गई अपने यहां पर। अब एक बात आपको अभी याद आ रही है, तो मैंने बताया था इस काम के लिए, इतना करने के लिए इसको H की भी आवश्यकता पड़ती है, तो ये H यहां पे काम आएंगे। तो प्लस ये 2H, और 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से NADP और 2H मिलकर क्या बनाएंगे, NADPH2। ये जो पाथ बना है, इस पाथ को बोलते हैं अचक्रीय फोस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन पूरी हो गई। सबसे पहला स्टेप ये वाला, जैसे लाइट गिरती है, P680 वाला फोटो सिस्टम सेकंड है, एक्टिवेट होता है, विभिन्न वर्णक एक्टिवेट होते हैं, एक वर्णक रिएक्शन सेंटर तैयार होता है क्लोरोफिल वाला, उससे इलेक्ट्रॉन निकले, किसको उत्तेजित करते हैं, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन अपने जो इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको उत्तेजित करता है, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन एटीपी का निर्माण होता है, साइटोक्रोम B6 को और साइटोक्रोम F को उत्तेजित कर देता है। साइटोक्रोम F है वो प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन है वो रिएक्शन सेंटर 700 वाले को एक्टिवेट कर देता है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो किसको करेंगे, फेरस सल्फेट को एक्टिवेट करेंगे। फेरस सल्फेट के 2 इलेक्ट्रॉन आपके फेरेडोक्सिन को एक्टिवेट करेंगे। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो NADP को NADPH2 में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन यहां पर 2 H ही हैं, जो H अपने यहां पर पहले प्रकाशीय अपघटन में अपने को मिले हैं, ये वाली प्रक्रिया होती है। अब इसके अंदर देखा जाए ना, तो ये जो ऐसे बनता है, ये जो ऐसे बनता है, ये वाली ऐसी स्थिति होती है, इसलिए इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं, जेड स्कीम भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अचक्रीय फोस्फोराइलेशन के अंदर और क्या क्या बात निकल के आती है, आप साथ साथ में लिखना, नीचे नीचे लिख लेना। PS फर्स्ट तथा PS सेकंड दोनों भाग ले रहे हैं ना, दोनों भाग अचक्रीय में, ये PS सेकंड आ रहा है और PS फर्स्ट भी भाग ले रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या, यहां पर क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, और 3 नंबर पर ये वाला O2 रिमूवल, और 4 नंबर NADPH2 का निर्माण। इतना काम इसमें हो रहा है अचक्रीय फोस्फोराइलेशन में। ठीक है, अब देखो इस NADPH2 का उपयोग कौन करेगा, इसका करेगा डार्क रिएक्शन में जो है CO2। एक चीज बताओ मेरे को, कहीं आप खाना खाने जाते हो, किसी शादी में जाते हो, तो वहां पर क्या होता है, सारे सामान बन चुका होता है, सब कुछ है, बन चुका होता है। अब बोलते हैं कि भाई खाना शुरू करो, तो हम पूड़ियां निकाल दें, पूड़ियां हैं अब शुरू कर देते हैं अपन, या रोटियां चपातियां हैं वो पहले से बना के नहीं रखी जाती है, अब बना के रखी जाती है, तो कम से कम 50-60 रोटियां बना के रख दी और फिर अब शुरू कर दो आप। तो लगातार चीजें चलती हैं, मिठाई उठाई सब बन जाती है, लेकिन पूड़ियां लगातार जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे उतरती जाती हैं। मान लो खाने वाली पब्लिक एक बार कम पड़ गई और कुछ लोग 2-3 घंटे बाद आने, तो वो क्या बोलते हैं कि 2-3 घंटे रुक जाते हैं, उसके बाद बनाना शुरू कर देंगे। मतलब जब तक जो पहले पड़ी पूड़ियों की खपत पूरी नहीं होती, जब तक दोबारा नहीं उतारेंगे। ठीक उसी तरह से मान लो किसी कारण से वातावरण की CO2 इस NADPH2 को नहीं मिली, इतना तो बढ़ गया, ये NADPH2 को नहीं मिली, उस कंडीशन में क्या है, ये तो ब्लॉक हो गया, NADPH2 बन गया। अब जब तक ये अपना H इसको नहीं देगा, तब तक ये वापस NADP में नहीं बदलेगा, वापस NADP में नहीं बदलेगा, तो ये फिर इस प्रकार निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब ये अगर फिक्स हो गया, तो ये NADP क्या बोलेगा, भैया मेरा तो NADPH2 कन्वर्ट हुआ, तो मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो फेरेडोक्सिन फिर इलेक्ट्रॉन किसको देगा। यहां तक तो सारा मामला चलता जाएगा, यहां तक मामला चलता जाएगा कि फेरेडोक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, लेकिन अगर ये बना पड़ा है पहले से, इसका मतलब ये लेगा नहीं,
क्योंकि ये तो इसमें कन्वर्ट हो गया ना, इसमें कन्वर्ट हो गया तो है ही नहीं एनएडीपी, एनएडीपी है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां? आ रही बात समझ में? ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो ये एफईडी है ना, फेरेडोक्सिन, अपने इलेक्ट्रॉन वापस यहां पर किसको दे देता है? इस पाथ को दे देता है साइटोक्रोम B6 को। ये जो सिस्टम बनेगा ना उसको बोलेंगे चक्रीय फॉस्फोराइलेशन। अभी समझो, देखो इसको यहीं से पढ़ेंगे, इसको आगे नहीं, यहीं से आएगा, देखना इसको। ये अचक्रीय हो गया, अब यहां पर अपन पढ़ते हैं चक्रीय फॉस्फोराइलेशन। इतना काम इसमें नहीं होना है, इसका कोई लेना देना नहीं है। P700 तक गया, 2 इलेक्ट्रॉन FeS के पास गए, FeS से इधर ले लेते हैं इसको, ये FeD के पास गए, FeD से इलेक्ट्रॉन फिर आगे काम नहीं आ रहे, इसको मिटा दो, क्योंकि वातावरण में ये NADPH2 कन्वर्ट हो गया यार, अब है नहीं, इलेक्ट्रॉन लिए नहीं जा रहे। आप दोबारा बनाओगे चित्र, ये अपन इसको इधर ले लेते हैं। FeS से किसके पास? FD बोलते हैं, फेरेडोक्सिन, FeD नहीं, फेरेडोक्सिन, FD लिख देना, फेरेडोक्सिन। उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब ये फेरेडोक्सिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन या तो किसको देंगे? NADP को, और वातावरण में अगर वहां पर NADPH2 कन्वर्ट हुआ पड़ा है, NADP है ही नहीं फ्री, तो ऐसी परिस्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास आ जाएंगे? ये आ जाएंगे साइटोक्रोम B6 के पास, ठीक है। और साइटोक्रोम B6 से किसका निर्माण होगा? साइटोक्रोम F का। और इस दौरान क्या बन जाएगा वापस? यहां पर इस प्रक्रिया को चलाने के लिए बार बार किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ATP की। तो यहां क्या बनता रहेगा? ATP बनता रहेगा। ये साइटोक्रोम F है, वापस किसके पास? PC के पास। और जब तक वातावरण में NADP या इस चक्कर के एंड में NADP फ्री नहीं होता, वातावरण से CO2 आते ही NADPH2 काम में ले लेगा, NADPH2 का H है वो CO2 के पास चला जाएगा, तो NADP फ्री हो गया। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये चक्कर लगातार 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 ये रूटीन में बनता रहेगा। इसको बोलते हैं चक्रीय फॉस्फोराइलेशन। इसकी क्या खास बात लिखोगे? केवल इसमें कौन सा सिस्टम है? PS फर्स्ट सिस्टम। केवल PS फर्स्ट ही काम करता है ना, PS सेकंड का तो कोई लेना देना नहीं यहां पर। तो यहां पर फोटोलाइसिस वाली प्रक्रिया नहीं हो रही, यही नहीं, कि वो PS सेकंड से संबंधित थी। O2 रिमूव नहीं हो रहा, NADPH2 नहीं बन रहा, ATP दोनों में बन रहा है। इसलिए डिफरेंस क्या? अगर डिफरेंस के सहित लिखे तो ये ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें ATP का निर्माण तो इसमें भी ATP का निर्माण। ATP का तो क्या है, दोनों के साइड में हो रहा है। और क्या लिख सकते हो यहां पर? 2 ATP का निर्माण, ये इसमें भी लिख सकते हो, वो तो यहां भी बन रहा है। ATP का निर्माण लिख दो, खाली 2 छोड़ो, ATP का निर्माण। इस प्रकार से चीजें हो रही हैं। तो ये चक्रीय और आपके अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है। चक्रीय फॉस्फोराइलेशन कब होगा? जब वातावरण के अंदर CO2 या लाइट सिस्टम का जो एंड प्रोडक्ट NADPH2 है उसको क्या नहीं मिली? CO2 नहीं मिली। ये टोटल लाइट सिस्टम है। एक बार वीडियो को ध्यान से देखना और फिर क्या करना, अपने स्तर पे इसके नोट्स है वो बना लेना। इसको देखने के बाद अगला वीडियो अपन लेके आएंगे डार्क रिएक्शन का, पर इसको बढ़िया तैयार कर लेना, तभी आपके डार्क रिएक्शन काम आएगा। लाइट रिएक्शन के बने उत्पाद ATP और NADPH2 का उपयोग करेंगे किसमें? डार्क रिएक्शन में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।